टॉपिक रेनबो पाठशाला एवं रेनबो क्लासेस चैनल। तो टॉपिक है, टॉपिक सुन लीजिए। टॉपिक क्या है, पहले टॉपिक जान ले तो अच्छा रहेगा। टॉपिक है पार्ट्स ऑफ, ये रहा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पर्म का रहा, शुक्राणु का भाग है। यही रहा भाग आज का, शुक्राणु का भाग, ये टॉपिक है। और शुक्राणु का भाग है पार्ट्स ऑफ स्पर्म है। तो स्पर्म में कौन कौन सा पार्ट्स कैसे कैसे दिख रहा है, सभी चीजों को अच्छे से अध्ययन कर लेना है। और रही बात कि स्पर्म है क्या, इसके बारे में भी आज पढ़िए लेना है। तो देखिएगा कि ये जो है ये नर युग्मक है, और नर युग्मक है तो ये निषेचन जब कर लेता है तब शिशु तैयार करता है। बहुत अच्छा है ना, शिशु तैयार करता है। लेकिन अब सवाल है कि ये बनता कहाँ है, कौन फैक्ट्री में बनता होगा? तो ये पुरुष के टेस्टिस में बनता है, वृषण में। क्यों बन जाता है? बन इसलिए जाता है क्योंकि यहां पर जो होता है वो सर्टोली सेल होता है, और ये इंटर अस्टिटियल सेल का भाग होता है। बहुत अच्छे से याद रखना होता है कि जो नर युग्मक है निषेचन करता है, शिशु बनाता है। ये हो गया। ये टेस्टिस से तैयार होता है, सर्टोली सेल टेस्टिस में मौजूद है, जो इंटर अस्टिटियल सेल करीब माना जाता है। ओके। और तब शुक्राणु का निर्माण होता है। बना हुआ शुक्राणु कहीं ना कहीं मैच्योर होता होगा, परिपक्व होता होगा। तो आखिर मैच्योर होता होगा, परिपक्व होता होगा, तो आखिर मैच्योर होना, परिपक्व होना कहाँ लगा रहता है, इसको भी जानेंगे। क्या आखिर शुक्राणु तैयार हो गया तो आखिर वो परिपक्व कहाँ होगा, मतलब वो रेडी। तो प्रयास करना है कि अक्सर इस भाग में और क्या चीजें हैं उस पर भी गंभीर होने की बात है। तो जो शुक्राणु भाग होता है वो शुक्राणु भाग 24 आवर टाइम दे दीजिए, यानी 24 घंटा का टाइम दे दीजिए। तो एक स्वस्थ जो व्यक्ति होगा, तो स्वस्थ पर्सन होना चाहिए, तो वो 3 से 4 ml
जो सेमेन है ना वो तैयार कर लेगा। आप समझ सकते हैं ऐसे। तो एक जो व्यक्ति है 3 से 4 ml सेमेन यानी बीज तैयार कर लेता है, स्वस्थ व्यक्ति का कहानी कर रहे हैं। और 24 घंटे के अंदर में जब 3 से 4 ml जब वो सेमेन को तैयार करता है तो 3 से 4 ml सेमेन को तैयार कर लेने से उसमें गिनती गिनेंगे शुक्राणुओं का तो लगभग 10 के पावर 11 से लेकर 10 के पावर 13 की संख्या में शुक्राणु होगा, जिसे स्पर्म कहेंगे। यानी शुक्राणु की संख्या 10 के पावर 11 से लेकर 10 के पावर 13 होता है, शुक्राणु की संख्या। तो शुक्राणु की संख्या इतना संख्या में माना गया है। तो हम बता रहे हैं शुक्राणु का जो भाग है वो भाग आप तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसकी पूरा हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को मैं बता रहा हूं कि जब इतना बनता है किसी इंसान को 3 से 4 ml सेमेन न बन पाए तो वो पुरुष, वो इंसान बाप नहीं बन सकता है। तो 3 से 4 ml सेमेन बनना तय माना गया है, जिसमें संख्या इस लेवल से रहेगा और तभी वो निषेचन कार्य करेंगे और फिर वो शिशुओं को जन्म देंगे। तो ये रहा इतना सारा बात, इस तरह से जानकारी सब लोग को हो गया। जानकारी के आधार पर आपने इतना सारा बात कर गए। इसके लिए व्यक्तियों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो आप जान रहे हैं कि पोषण चाहिए, पोषण से ही सब कुछ संभव है। पोषण रहेगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी, है ना बात है। तो इसी तरह से आप इतना जान गए। जब शुक्राणु बन जाता है तब का कहानी समझिए कि बनने के बाद का क्या स्थिति है। जब शुक्राणु बनता है तो आपको बार बार माइंड में आ रहा है शुक्राणु कह रहे हैं सर, तो शुक्राणु का आकार कैसी होती है? आखिर कहीं ना कहीं उसकी तो आकार कुछ तो बताएगा ना, दर्शाएगा ना कि कैसी आकार होती है। तो शुक्राणु का जो आप स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आकार की बात कर रहे हैं, वो सामने बोर्ड पर वो प्रेजेंस है। और बोर्ड पर जब प्रेजेंट है तो शुक्राणु को जब आप इस रूप में देखेंगे तो आप इसके हेड को आप देख लीजिए। हेड, यहाँ पर हेड है। तो हेड को जब आप देखोगे, तो हेड को जब आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हेड जो है से उभरा हुआ रचना है, जिसके अंदर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस है तो आप समझ कि गुणसूत्र तो यही होगा पुरुष का, और न्यूक्लियस पुरुष का और न्यूक्लियस स्त्री ओवेल का मिल जाए तो पुरुष और स्त्री का गुणसूत्र कंबाइंड हो जाएंगे। और पुरुष और स्त्री का जब गुणसूत्र क्रोमोसोम कंबाइंड हो जाएंगे तो संतान जो यहाँ से पैदा लेगा वो उसमें पूरा पूरा जो गुण आएगा वो दोनों का हो सकेगा। तो बाप की तरफ या माँ की तरफ, क्योंकि गुणसूत्र जो दोनों को मिल गया है, दोनों का गुणसूत्र जो टैली कर गया है, तो दोनों का गुणसूत्र टैली कर गया है। इस माध्यम से लक्षण यहाँ पर प्रकट होने जा रहा है, लक्षण दिखने जा रहा है। ये भी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से न्यूक्लियस भाग होती है। तो जो सिर भाग है उसमें न्यूक्लियस होता है, और इसमें जो भाग जो है अग्रभाग है वो हेड के आगे का भाग एक्रोसोम होता है। और एक्रोसोम में द्रव भरा रहता है। पार्श्वपस्पर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें द्रव भरा रहता है। और जब इसमें द्रव भरा रहता है तो इस द्रव का काम कब आएगा सो मैं बताता हूं। जब एक गति पाकर स्पर्म जब अंडाणु पर प्रहार करता है, जब शुक्राणु अंडाणु को तोड़ता है, शुक्राणु अंडाणु पर अटैक करता है, तो जाकर अपने सिर से ही अंडाणु पर टक्कर खाता है। तो शुक्राणु अपने सिर द्वारा अंडाणु पर टक्कर खाता है कि अंडाणु का दीवार जो है वो टूट जाता है। और अंडाणु का जैसे ही दीवार टूटा तो इधर इधर न्यूक्लियस का हेड के ऊपर वाला भाग एक्रोसोम भी फटेगा। तो न्यूक्लियस के ऊपर का हिस्सा जो है एक्रोसोम है वो भी टूटेगा। और एक्रोसोम भाग जैसे ही टूटेगा कि एक्रोसोम के अंदर में द्रव भरा रहता है, और उस द्रव का नाम होता है एक्रोसेंट्रिक। और एक्रोसेंट्रिक जो द्रव होता है वही एक्रोसेंट्रिक द्रव अंडाणु के दीवार पर गिर जाता है, अंडाणु के दीवार पर फैल जाता है। और इस समय अंडाणु 3 लेयर से ढका रहता है, और धीरे धीरे यही एक्रोसेंट्रिक द्रव उस अंडाणु की दीवार को घुलाने लगता है, और वो धीरे धीरे अंडाणु का दीवार घुल जाता है। और अंडाणु का केंद्रक और
स्पर्म का केंद्रक मिलकर एक हो जाता है और शिशु को तैयार। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ एक्रोसोम है, एक्रोसेंट्रिक है, केंद्रक भाग है, हेड के बारे में आपने समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ इसका जो सेंट्रियोल है, केंद्रिका है, ये चूंकि इसके गर्दन भाग में होता है, नेक भाग में होता है, नेक भाग में सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल होता है वही इसके गर्दन में मूवमेंट पैदा करता है। मूवमेंट का मतलब घूमना, गति करना। तो गर्दन को घूमने में मदद कोई कर रहा है तो वो सेंट्रियोल पार्ट्स है। तो सेंट्रियोल पार्ट्स का काम है गर्दन को घूमने में मदद करना। गर्दन घूमेगा और गर्दन जब घूमेगा तो इसके लिए कोई क्षमता प्रदान करेगा, वो सेंट्रियोल पार्ट्स। तो सेंट्रियोल पार्ट्स का काम है गर्दन को मजबूती प्रदान करना और वो धीरे धीरे वो घूमेगा, गति करेगा। अंततः ऐसा होता है, एक समय ऐसा आता है कि गर्दन के नीचे का हिस्सा जो है वो टूट करके गिर जाता है और सिर्फ हेड ही जाकर अंडाणु को निषेचित कर पाता है और नीचे का जो हिस्सा है वो टूटकर गिर जाता है। तो जब नीचे का हिस्सा टूटकर गिर जाएगा तो नीचे का हिस्सा यानी मिडल पीस जो है, मिड पीस लिखा हुआ है, बॉडी, ये भी नीचे आ जाएगा। और मिडल पीस में असंख्य जिसको कहते हैं, जिसको आप संख्या में नहीं आप गिन सकते, यानी असंख्य माने अधिक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। आप सोच लो कि यदि स्पर्म निषेचन किया है अंडाणु को, तो अंडाणु के निषेचन में हेड का न्यूक्लियस भाग लिया है, उसका माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लिया है। तो यही कारण है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माता का होता है, उसके बाप का माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उसके पिता का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो माँ का ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि पिता का माइटोकॉन्ड्रिया तो टूटकर गिर गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब यानी माता वाला ही रहेगा बच्चा में, तो बाप वाला संवेदना या बच्चा का जो संवेदना है वो बाप तक नहीं होकर माँ तक होता है, क्योंकि माँ का माइटोकॉन्ड्रिया ही बच्चा में आ पाता है, बाप का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो यह ऊर्जा देने का काम करता है और यही ऊर्जा जो दे रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया संघ है। और ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया संघ है जो ऊर्जा देने का काम कर रहा है और ऊर्जा प्रदान कर देता है। इस कारण अब स्पर्म में गति भी प्राप्त होती है, यानी स्पर्म अब चलने के योग भी बन जाता है। स्पर्म अब चल सकता है, समझिए, अभी चल सकता है। अब चलने के लिए से ऊर्जा भी प्राप्त हो चुका है और स्पर्म धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। कहाँ चलकर जाएगा? अंडाणु के पास जाएगा। तो स्पर्म धीरे 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 चलते 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 चला जाएगा और धीरे धीरे चल करके अंडाणु तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इस क्रिया में इसे कोई ऊर्जा दे रहा है। तो इस क्रिया में कोई ऊर्जा दे रहा है तो उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा दे रहा है क्योंकि यह ऊर्जा देने वाला है और इस कारण इसमें गति मिलता है और धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको ये देख रहा हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना जरूरी है क्योंकि आपको ये भी पता है कि नीचे का भाग टेल होता है, पूंछ कहलाता है, जो कोशिका द्रव द्वारा निर्मित होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा आपको, ये तो टर्मिनल डिस्क है, जहां से टर्मिनल कहने का मतलब आप जान रहे होंगे कि जहां से आकार डेवलप करता है और वो आकार डेवलप करके माइटोकॉन्ड्रिया वाला हिस्सा बनता है। मुख्य भाग इसमें टेल है जो कोशिका द्रव के द्वारा तैयार होता है। कोशिका द्रव कुछ कुछ जीवों में इतना एक्टिव वे में होता है कि टूटने के बाद ही पूंछ बन जाता है, जैसे छिपकली जैसे जीवों में आपने देखा होगा कि पूंछ टूट गया और फिर भी उस पूंछ का निर्माण दोबारा हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? कोशिका द्रव को एक्टिव होना। कुछ कुछ में कोशिका द्रव ज्यादा एक्टिव हो जाता है, इसका परिणाम वैसा आता है। तो टेल जो है उसमें कोशिका द्रव रहता है और इसके जो एक्सकेल फिलामेंट है जो बाहर की ओर निकला रहता है, जो इनपिस कहलाता है, उसका नाम एक जोनिम भी होता है, याद रखिएगा। ये भी गति प्रदान करने में और यूट्रस पार्ट्स को पार कर इम्पुला पार्ट जो महिलाओं का होता है, तो यूट्रस पार्ट्स को पार कर इम्पुला पार्ट्स तक जाने में, पहुंचाने में और तेजी से आगे गति करने में, तेजी से रन करने में, तेजी से आगे बढ़ सके इस कार्य में कोई मदद करता है, तो वो एक जोनिम भाग है। तो एक जोनिम भाग का काम है
स्पर्म को और आगे बढ़ने में मदद करना, स्पर्म को और आगे जाने देना। तो स्पर्म को और आगे जाने देने में मदद कौन कर रहा है? एक जोनी मदद कर रहा है, जो टेल के आगे का भाग निकला होता है और यह तंतुवत रूप में होता है और इसी के सहारा से यानी यह स्पर्म और आगे बढ़ते चला जाता है और एक समय ऐसे आता है कि स्पर्म के द्वारा निषेचन कार्य पूर्ण होता है। तो स्पर्म का ये जो पार्ट्स आपने जो देखा, एक काफी इंपोर्टेंस भाग आपने देखा, ये काफी इंपोर्टेंस है। कहीं से भी किसी भी रूप में आप इससे सवाल पूछा जाएगा तो आप उस सवाल को देने में असफल नहीं रहोगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि आप बार बार आप इसे रिव्यू करके आप देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं।